डे डे 2 का जो सबसे पहला रिपोर्ट कार्ड हम स्टडी करेंगे वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन। यानी ये रिपोर्ट कार्ड, ये एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड हमें बताएगा अबाउट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ। यानी अगर बात करें क्या होता है तो इसमें दो वर्ड है, पहला है गैस्ट्रो और दूसरा है इंटेस्टाइनल। यानी ये रिपोर्ट कार्ड में बताएगा कि हमारा गैस्ट्रिक, हमारे पेट का स्वास्थ्य है, और हमारी इंटेस्टाइन यानी आंतों का फंक्शन, उनका हेल्थ कैसा हो सकता है। और इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर सबसे पहला जो हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है पेप्सिन सिक्रीशन कॉफिशिएंट। पेप्सिन सिक्रीशन कॉफिशिएंट, अब ये क्या है और क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसकी इंपोर्टेंस है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पेप्सिन का, तो पेप्सिन होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन। तो ये रिपोर्ट बताएगा कि हमारी बॉडी के अंदर पेप्सिन का सिक्रेशन कैसा हो रहा है। अगर पेप्सिन सिक्रेशन कम होगा तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स है उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में हो सकता है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम। तो अगर किसी का पेप्सिन सिक्रेशन कोफिशिएंट कम आता है, अगर ये वैल्यू डाउन है, नॉर्मल से कम है, मतलब उसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा और उसको हो सकता है द प्रॉब्लम ऑफ यूरिक एसिड। लेकिन अगर ये ज्यादा होगा तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो भी हमारी बॉडी में प्रोटीन जाएगा वो उसको हमारी बॉडी मेटाबोलाइज करेगी और उससे होगा बेटर यूज ऑफ प्रोटीन, प्लस कम बनेगा यूरिक एसिड। तो अगर कम है तो हो सकता है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, अगर ज्यादा है दैट इज गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव हेल्थ। दूसरा यहाँ पे जो हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस, गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस फंक्शन कोफिशिएंट। और इसका मतलब क्या है, इसको समझिए एक एक शब्द को। पहला वर्ड है गैस्ट्रिक, मतलब हमारे पेट से संबंधित। दूसरा है पेरिस्टाल्सिस, इसको बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ फूड इन अवर स्टमक। यानी ये रिपोर्ट हमें बताता है कि हमारे पेट के अंदर खाने का जो मूवमेंट है उसका जो स्पीड है वो कैसा हो सकता है। अगर हमारे पेट के अंदर खाने की जो मूवमेंट है, स्पीड है, जो उसका कॉन्ट्रेक्शन है, अगर वो स्लो होगा तो उससे क्या होगा, हमारे पेट के अंदर जो खाने की मूवमेंट है वो स्लो रहेगी, और जब वो स्लो होगी तो उससे क्या होगा, बहुत लंबे समय तक खाना हमारे पेट में रहेगा, उससे क्या होगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, और हो सकता है हमें फेस करना पड़े डाइजेस्टिव इश्यू, जैसे गैस या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि खाना रहेगा लंबे समय तक हमारे पेट में, क्योंकि स्पीड है कम। लेकिन अगर हमारे पेट के अंदर खाने की जो मूवमेंट है, स्पीड है, अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी हमारे जो पेट से खाने की मूवमेंट है वो स्पीड से होने के कारण हमारे पेट से खाना जल्दी निकलेगा, उससे क्या होगा, अगेन इम्प्रॉपर डाइजेशन, उसको बोले हम बदहजमी प्रॉब्लम हो सकता है, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। तो चाहे पेट के अंदर खाने की मूवमेंट कम हो या ज्यादा हो, दोनों केस में होगा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, और रहेगा बदहजमी। अगर ये नॉर्मल है मीन्स डाइजेशन विल बी हेल्दी। तीसरा जो यहाँ पे हमें मिलता है टेस्ट वो है गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन कोफिशिएंट। और इसका अगर मतलब समझे तो गैस्ट्रिक मतलब पेट, एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेशन के बाद हमारे पेट में जो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है उनका एब्जॉर्प्शन कितना हो पा रहा है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है लेकिन एब्जॉर्प्शन वीक है, कमजोर है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हम खाना अच्छा खा पा रहे हैं फिर भी डाइजेशन बेहतर हो पा रहा है, फिर भी हमारी बॉडी में क्या होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, बिकॉज री एब्जॉर्प्शन या कहीं एब्जॉर्प्शन है उसका कम। तो एब्जॉर्प्शन अगर कम होगा तो हमारी बॉडी में होगा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बॉडी में आएगा कमजोरी। लेकिन अगर गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन अच्छा है, बेहतर है, तो उससे क्या होगा कि डाइजेशन के बाद हमारे पेट में जो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे हमारा पेट उसको अब्सॉर्ब करेगा और हमें मिलेगा शानदार न्यूट्रिशनल सपोर्ट। चौथा यहाँ पे जो टेस्ट आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन पेरिस्टाल्सिस फंक्शन कोफिशिएंट। यानी ये रिपोर्ट बताता है कि हमारी छोटी आंत के अंदर खाने की मूवमेंट, खाने की स्पीड कैसी हो सकती है। अगेन अगर हमारी छोटी आंतों के अंदर अगर खाने की स्पीड कम होगी तो क्या होगा, लंबे समय तक खाना हमारी आंतों में फंसा रहेगा, उससे क्या होगा,
होगा बदहजमी, इम्प्रॉपर डाइजेशन, और होगा प्रॉब्लम ऑफ गैस और प्रॉब्लम ऑफ एसिड। तो अगर मूवमेंट कम है छोटी आंत में तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, अगर मूवमेंट बढ़ जाएगा, फास्ट होगा, तो क्या होगा, हमारी आंतों में जो खाना पहुंचेगा वो बहुत जल्दी उससे बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इम्प्रॉपर डाइजेशन, बदहजमी, गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर छोटी आंत की बात की जाए, छोटी आंत के अंदर अगर खाने की जो मूवमेंट है, चाहे वो कम हो या हो ज्यादा, दोनों केस में हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ गैस, प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी फेस करना पड़ सकता है। और लास्ट यहाँ पे जो रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी छोटी आंत के अंदर जो भी खाने का डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उससे जो न्यूट्रिएंट हमारे आंतों को मिलते हैं, वो आंतें कितने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। अगर एब्जॉर्प्शन कम होगा छोटी आंत का, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में होगा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, होगा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। लेकिन अगर छोटी आंत के अंदर खाने का एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो भी वहां पे डाइजेशन होगा, उस डाइजेशन से जो भी वहां पे बनेंगे न्यूट्रिएंट, वो हमारी आंतें एब्जॉर्ब करेंगी और हमारी बॉडी को मिलेगा बेहतर सपोर्ट। तो ये है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, यानी ये रिपोर्ट कार्ड हमें बताता है कि हमारे पेट के अंदर और आंतों के अंदर खाने की मूवमेंट और खाने के बाद, डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट बचते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसा हो सकता है। और अगर किसी को इन फंक्शन में कोई अप एंड डाउन प्रॉब्लम है, वो फंक्शन डाउन हो गया है या अप हो गया है, तो उसको अगर आपने कंट्रोल करना है, तो अगर बात करें पेप्सिन सिक्रेशन बढ़ाने के लिए, हम रेकमेंड करेंगे डाइजेस्टिव केयर सिरप। अगर बढ़ाना है पेप्सिन सिक्रेशन को, तो उसके लिए आप रेकमेंड करेंगे अपना, हेलो एम ऑडिबल, क्या हम सुन पा रहे हैं, एम आई ऑडिबल प्लीज? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सो अगर बात करें पेप्सिन सिक्रेशन कोफिशिएंट, अगर इसको बेहतर करना है तो हम रेकमेंड करेंगे डाइजेस्टिव केयर सिरप। अगर हमारे पेट के अंदर, हमारी आंतों के अंदर खाने की मूवमेंट या खाने का एब्जॉर्प्शन कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए काम करेगा दी डाइजेस्टिव केयर सिरप। उसके साथ में आप ऐड करेंगे, रेकमेंड करेंगे एलोवेरा जूस और नोनी जूस। तो हमारे पास बहुत शानदार जूसेस हैं जो हमारी गैस्ट्रिक हेल्थ को बेहतर करने में हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पे रखना है हमें एक ध्यान की, जिसको होता है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स, जिसको कब्ज की प्रॉब्लम है या होता है पाइल्स, उसको देंगे एलोवेरा और नोनी जूस विद हॉट वाटर, उसको देंगे हम गर्म पानी के साथ। जिसको होता है बार बार लूज मोशन, बार बार डायरिया, उसको हम रेकमेंड करेंगे एलोवेरा और नोनी जूस, लेकिन उसको देंगे बिल्कुल ठंडे पानी के साथ। तो ये तीन चीजें, डाइजेस्टिव केयर सिरप, एलोवेरा जूस और नोनी जूस अगर आप रेकमेंड करते हैं, तो जो भी हमारा डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आपको मिलेगा शानदार बेनिफिट, हमारा फंक्शन एब्जॉर्प्शन का बेहतर होगा, और जो खाने की मूवमेंट है हमारी आंतों में वो भी होगी बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। सो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिपोर्ट कार्ड। और अगले रिपोर्ट की हम अगर आगे आगे बढ़े और बात करें, तो वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो है लास्ट में आता है, लेकिन मैंने पहले लिया क्योंकि ये भी जुड़ा है हमारी आंतों से। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन डेटा एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर इसकी बात की जाए तो जैसा नाम है ये बताता है कि हमारी बड़ी आंतों का फंक्शन कैसा हो सकता है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में हमें जो टेस्ट मिलता है वो मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस फंक्शन कोफिशिएंट, यानी हमारी बड़ी आंत के अंदर खाने की जो मूवमेंट है, खाने की जो स्पीड है, वो कैसी हो सकती है। अगर स्पीड कम है तो अगेन हमें फेस करना पड़ेगा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा है तो उससे क्या होगा, खाना बहुत जल्दी बाहर निकलेगा, एंड दैट मे कॉज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एज वेल एज लूज मोशन और डायरिया प्रॉब्लम। क्योंकि जब खाने की स्पीड कम होगी तो उससे खाना रहेगा लंबे समय तक वहां पे, उससे बदहजमी तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हो सकता है द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, प्रॉब्लम ऑफ पाइल्स। लेकिन अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो खाना बहुत जल्दी बाहर निकलेगा, उससे क्या होगा, लूज मोशन या डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर फंक्शन डाउन है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, प्रॉब्लम ऑफ पाइल्स। अगर फंक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा,
डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, उसके अलावा होगा द प्रॉब्लम ऑफ लूज मोशन या प्रॉब्लम ऑफ डायरिया, और बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है अगर ये फंक्शन हो जाए नॉर्मल से ज्यादा। दूसरा यहाँ पे जो टेस्ट मिलता है वो मिलता है कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। ये है कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, यानी जो खाना हमारे पेट में था, छोटी आंतों में था, और फिर गया बड़ी आंत में, उसके बाद जो कुछ खाना बचता है वो पहुंचता है हमारे कोलन में, और वहां पे क्या होता है, वहां पे कोलन में पहुंचने से पहले लगभग 90% जो खाना होता है वो हमारा डाइजेस्ट हो चुका होता है, लेकिन 10% जो डाइजेशन है और ये एब्जॉर्प्शन है वो होता है हमारे कोलन में। और अगर बात करें कोलन का, तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, जो भी हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिएंट बचे हुए हैं उनका होता है रीएब्जॉर्प्शन, उसके अलावा होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और उससे क्या होता है कि जो भी वहां पे पानी है या जो भी वहां पे न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फंक्शन डाउन हो जाए, अगर ये कम आता है, तो क्या होगा, हमारे कोलन के अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी, उससे क्या होगा, स्टूल पासिंग होगा बहुत ही फास्ट। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है कोलोनिक एब्जॉर्प्शन के कम होने का। जिनका कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कम होगा उसमें क्या होगा, स्टूल्स के अंदर होगा ज्यादा पानी की मात्रा और बार बार जाना पड़ेगा टॉयलेट। और अगर कोलोन के अंदर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, कोलोन के अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और जब पानी की मात्रा कम होगी, ना के बराबर होगी, तो क्या होगा, जो स्टूल है वो हो जाएगा बहुत ही टाइट, और जब स्टूल टाइट होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीजें, अगर कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का वैल्यू डाउन है, कम है, तो उससे क्या होगा, उससे हो सकता है लूज मोशन या बार बार जाना पड़ सकता है टॉयलेट में। लेकिन अगर कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फंक्शन ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे होगा द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, होगा कब्ज का प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलोनिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोलोनिक का फंक्शन डाउन है तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम होगा लूज मोशन का, बार बार जाना पड़ेगा टॉयलेट में। लेकिन अगर फंक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा जो यहाँ पे टेस्ट मिलता है वो मिलता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कॉफिशिएंट, और ये हमारे सिर्फ पेट के लिए नहीं, हमारे डाइजेशन के लिए नहीं, पूरी एंटायर हेल्थ के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो बताता है कि हमारी आंतों के अंदर बैक्टीरिया की गुणांक या उसकी मात्रा कैसी हो सकती है। जैसा आपने हमेशा सुना होगा कि अगर किसी भी इंसान का डाइजेशन हेल्दी है तो हम ये मानते हैं कि वो इंसान हजारों बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है, और इसलिए बोलते हैं कि अगर किसी का डाइजेशन प्रॉब्लम है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज अगर डाइजेशन सही रहेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, प्लस हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप होगा, और हमारे डाइजेशन को बेहतर करने का जो सबसे जरूरी रोल होता है वो होता है हेल्दी बैक्टीरिया, यानी स्वस्थ बैक्टीरिया हमारी आंतों के अंदर, और वो भी बड़ी आंतों में पाए जाते हैं कुछ हेल्दी स्वस्थ बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स को बोलते हैं हम हेल्दी बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हेल्दी डाइजेशन। यानी अगर हमारे बड़ी आंतों के अंदर, सर क्या मेरा वॉल्यूम डाउन है, क्या आवाज कम आ रही है आपको, क्योंकि मुझे किसी ने मैसेज किया कि आपका वॉल्यूम डाउन है, क्या वॉल्यूम कम है सर, प्लीज रिप्लाई मी। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम बात कर रहे थे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का। तो हमारी आंतों के अंदर जो भी हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, स्वस्थ बैक्टीरिया होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोबायोटिक, और वो प्रोबायोटिक जिम्मेदार होते हैं हमारे हेल्दी डाइजेशन के लिए, बिकॉज दे कॉज सिम्बायोटिक डाइजेशन। क्योंकि जब हमारी आंतों के अंदर रहेगा बैक्टीरिया तो उससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन फर्मेंटेशन बढ़ेगा, हाजमा बेहतर होगा। उसके अलावा these probiotic are responsible for our immune system। अगर हमारी आंतों के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया प्रोबायोटिक कम हो जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जो बताता है कि हमारा डाइजेशन कैसा होगा और कैसा होगा हमारा इम्यून सिस्टम। अगर हमारे आंतों के अंदर प्रोबायोटिक यानी हेल्दी बैक्टीरिया की मात्रा
कम हो जाएगी तो हमारा डाइजेशन खराब होगा, बार बार होगा लूज मोशन, बार बार जाना पड़ेगा टॉयलेट में, पेट साफ नहीं होगा, उसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, होगा हमारा लो इम्यूनिटी। तो अगर बात करें हेल्दी बैक्टीरिया का तो उनको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, ये होते हैं हेल्दी बैक्टीरिया और इनको बढ़ाने में हेल्प करता है दही। अगर कोई भी इंसान कंज्यूम करता है, दही का सेवन करता है, तो दही में होते हैं हेल्दी प्रोबायोटिक्स जो होते हैं हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे और बढ़ाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। उसके अलावा अगर बात करें, अगर आपको बढ़ाना है नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन योर इंटेस्टाइन, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं खिचड़ी और दलिया, क्योंकि खिचड़ी और दलिया में होते हैं प्रीबायोटिक जो होते हैं फूड फॉर प्रोबायोटिक। और इसलिए आपने दो एक देखा होगा कि जब भी कोई इंसान बीमार होता है या होता है हॉस्पिटलाइज, तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि आप कीजिए दलिया और खिचड़ी का सेवन, क्योंकि जब भी कोई इंसान खिचड़ी दलिया खाएगा तो उससे क्या होगा, उससे उसकी जो आंतों में बैक्टीरिया है उनको मिलेगा प्रॉपर नरिशमेंट, तो उनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी और इम्यून सिस्टम बेहतर होगा और मिलेगा शानदार रिकवरी। सो दिस इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन अवर डाइजेशन एंड इम्यूनिटी। और अगर बात करें सप्लीमेंट का, तो दही नॉर्मल, खिचड़ी दलिया नॉर्मल। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंतों के अंदर बड़े बैक्टीरिया की मात्रा, तो उसके लिए आप ले सकते हैं करक्यूमिन कैप्सूल, जो हमारे पास आता है करक्यूमिन कैप्सूल। अगर आप वो कंज्यूम करते हैं तो उससे आपकी आंतों में बढ़ेगा द नंबर ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और आपका जो डाइजेशन है वो भी होगा बहुत ही शानदार। तो ये है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कोफिशिएंट। अगर कम होगा तो इम्यून सिस्टम वीक, डाइजेशन प्रॉब्लम होगा। अगर ज्यादा होगा दैट इज गुड फॉर आवर डाइजेशन एंड गुड फॉर आवर इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट और लास्ट रिपोर्ट यहाँ पे जो मिलता है हमें, वो मिलता है इंट्राल्यूमिनल प्रेशर कोफिशिएंट। और अगर हम बात करें इंट्राल्यूमिनल प्रेशर कोफिशिएंट का, तो सर बिल्कुल हल्दी ड्रॉप आप ले सकते हैं, करक्यूमिन कैप्सूल या करक्यूमिन ड्रॉप, हल्दी ड्रॉप आप लेंगे तो उससे भी हमारा जो बैक्टीरिया की संख्या है वो बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। उसके साथ अगर बात करें लास्ट रिपोर्ट का, वो है इंट्राल्यूमिनल प्रेशर कोफिशिएंट, यानी अगर बात करें इंट्राल्यूमिनल, इंट्रा मतलब विद इन, अंदर, किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर, जो हमारा ल्यूमन पार्ट होता है उसके अंदर जो प्रेशर है उसका गुणांक, उसकी मात्रा कैसी है। और अगर हमारे ल्यूमन रीजन में प्रेशर कम होगा तो उससे क्या होगा, उससे हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो आप ये याद रखिए, अगर किसी का इंट्राल्यूमिनल प्रेशर कोफिशिएंट कम है उसको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फूड पार्टिकल्स को मूव करने के लिए। तो जब ये प्रेशर कम होगा तो मूवमेंट कम होगा, और मूवमेंट कम होगा पार्टिकल का, तो जो पार्टिकल है फूड पार्टिकल वो रहेगा लंबे समय तक हमारे सिस्टम में, उससे होगा द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। और आमतौर पे ये उनको होता है जो लेते, जो पीते हैं कम पानी, या जो लेते हैं अपने खाने में कम डाइटरी फाइबर, उनको होता है लो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, उससे हो जाता है द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर ये ज्यादा होगा तो मतलब जो खाने की मूवमेंट है वो रहेगी नॉर्मल, तो अगर कम है तो हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बेहतर काम करें, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ना हो, तो आप ले सकते हैं डाइजेस्टिव केयर सिरप, एलोवेरा जूस, नोनी जूस। और अगर आप चाहते हैं कि बैक्टीरिया की मात्रा बढ़े तो उसके लिए आप ले सकते हैं करक्यूमिन कैप्सूल या करक्यूमिन ड्रॉप। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंटेस्टाइन फंक्शन। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है हमारा लिवर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। यानी ये रिपोर्ट हमें बताएगा कि हमारा जो लिवर है उसका फंक्शन कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें लिवर का, तो लिवर हमारी बॉडी का, इसको बोलते हैं है सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन। लिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, तो अगर आपको पता है तो प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि लीवर का नंबर आता है सेकंड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि लीवर है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन। बिल्कुल सर, आपने सही लिखा। हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है हमारी स्किन, वो है हमारी त्वचा। क्यों? क्योंकि लिवर का नंबर आता है सेकंड, और अगर बात करें हम स्किन का, तो हमारी स्किन एक हेल्दी इंडिविजुअल अडल्ट का जो स्किन होता है वो होता है लगभग 8 से लेके 9 पाउंड, और वो होता है सबसे बड़ा ऑर्गन। तो हम यहाँ बात करें लिवर का, तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा हमारा ऑर्गन है, अगर आप उसकी केयर करें, आप उसकी देखभाल करें, तो ये हमारा एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। अगर इसमें प्रॉब्लम है, इसकी हिपैटिक सेल डेड हो रही है, डैमेज हो गई है, तो उसको अगर आप बेहतर केयर दें, उसको आप देखभाल अच्छे से करें, तो लिवर अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सकता है। तो बात करेंगे लिवर का, तो लिवर का फंक्शन क्या है? लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डाइजेशन के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा लिवर में होते हैं कुछ विटामिन और मिनरल्स का स्टोरेज। तो अगर बात करें हम लिवर फंक्शंस का, और बात करें यहाँ पे जो हमें रिपोर्ट्स मिलते हैं उनके मायने क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पे टेस्ट मिलता है वो मिलता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। यानी ये टेस्ट बताता है कि हमारे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसा हो सकता है। और अगर बात करें लिवर और प्रोटीन का, तो हमारे खाने में जो भी प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सबसे मेन रोल जो होता है वो होता है हमारे लिवर का। और अगर बात की जाए कि लिवर कैसे करता है हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट, तो उसके होते हैं प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो भी प्रोटीन होता है वो लिवर में जाके बाहर निकलता है, और उससे बनता है प्लाज्मा प्रोटीन। पहले बनेगा, लिवर पहले बनाएगा प्लाज्मा प्रोटीन, फिर प्लाज्मा प्रोटीन से होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड। उसके बाद जब अमीनो एसिड बन जाएंगे तो उससे क्या होगा, उन अमीनो एसिड का होगा मेटाबॉलिज्म, और उनसे बनेगा अमोनिया। लेकिन अमोनिया है एक बहुत विषैला पदार्थ हमारी बॉडी के लिए, इसलिए लिवर क्या करेगा, उस अमोनिया को कन्वर्ट करेगा इनटू यूरिया। तो ये है द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन जो होता है लिवर के अंदर। पहले क्या होगा, जो भी हमने खाना खाया उसमें जो लिवर जो भी है प्रोटीन पार्ट्स वो जाएगा, और उससे बनेगा हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, उससे बनेगा अमीनो एसिड, फिर होगा उनका मेटाबॉलिज्म, उनसे बनेगा अमोनिया। और अमोनिया अगर ज्यादा हो जाएगा तो होगा हमारे बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो लिवर क्या करेगा, उस अमोनिया को कन्वर्ट करेगा इनटू यूरिया, और यूरिया क्या होगा, वो यूरिया जाएगा हमारे यूरिन में और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये रोल होता है द रोल ऑफ लिवर इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो अगर किसी का लिवर फंक्शन सही नहीं है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, और जब वो डाउन होगा तो मतलब हमारी बॉडी में बनेगा ज्यादा अमोनिया या ज्यादा यूरिक एसिड या यूरिया की मात्रा बढ़ेगी, और ये इंडिकेट करता है कि हमें हो सकता है लिवर का प्रॉब्लम। तो जिसका भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, कम होगा, मींस उसको हो सकता है लिवर प्रॉब्लम। सेकंड जो रिपोर्ट है वो है एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर बात करें लिवर का, तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो भी वसा होती है, जो भी फैट होती है, उस फैट को डाइजेस्ट करता है लिवर। और अगर किसी के लिवर में कोई प्रॉब्लम होगा तो उससे क्या होगा, जो भी फैट वहां पे पहुंचेगा उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, और जब फैट का डाइजेशन नहीं होगा उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में बनेगा कम एनर्जी। तो सीधी सी बात ये कि अगर एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन डाउन है, कम है, मतलब हमारा लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बात करें नेक्स्ट टेस्ट का, तो वो है डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, और ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। और सर क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? क्योंकि मुझे रिप्लाई मिल रहे हैं दैट आई एम फेसिंग कुछ साउंड का इशू आ रहा है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है सर। क्या अभी आवाज ठीक आ रही है? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए सर, नेटवर्क इज नॉट इन ओवर कंट्रोल, कई बार अप एंड डाउन हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन का। तो जैसे मैंने बात किया था, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो करता है हमारी बॉडी में
डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो अगर किसी का डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन डाउन आता है, कम आता है, मतलब उसका बॉडी में हो सकता है द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन, यानी उसकी बॉडी में गंदगी ज्यादा रहेंगी, और गंदगी ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर डिटॉक्सिफिकेशन डाउन है तो इंडिकेट करता है कि हमारा लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। चौथा जो टेस्ट है वो है बाइल सिक्रीशन फंक्शन, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। क्योंकि अगर बात करें बाइल का, तो बाइल वो जूस होता है जो बनाता है हमारा लिवर, और बाइल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी हम जो भी वसा खाते हैं, जो भी फैट कंज्यूम करते हैं, उस फैट को डाइजेस्ट करता है बाइल एसिड। तो अगर किसी के बाइल सिक्रेशन कम होगा तो उससे क्या होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो फैट हम लेते हैं वो होगी इम्प्रॉपर डाइजेस्ट। उससे क्या होगा, सबसे पहले हमारे लिवर में फैट कंटेंट बढ़ेगा और हो जाएगा फैटी लिवर का प्रॉब्लम। तो अगर किसी का बाइल सिक्रेशन फंक्शन कम है तो उससे क्या होगा, उससे हो सकता है फैटी लिवर का प्रॉब्लम, प्लस हमारी बॉडी में फैट का डाइजेशन प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का बाइल सिक्रेशन फंक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाई आता है, तो वो भी है हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अगर बाइल सिक्रेशन फंक्शन ज्यादा आता है तो वो इंडिकेट करता है किसको, दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ जॉन्डिस। अगर किसी का बाइल सिक्रेशन फंक्शन ज्यादा आता है तो वो एक सिम्टम है कि प्रॉब्लम हो सकता है जॉन्डिस का, यानी कि पीलिया का। तो अगर कम है तो हो सकता है फैटी लिवर, अगर ज्यादा हो जाए तो हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ जॉन्डिस। अगर बात करें लास्ट टेस्ट का, लास्ट रिपोर्ट का, वो है लिवर फैट कंटेंट, यानी हमारे लिवर के अंदर फैटी कंटेंट कितना है। और आमतौर पे जो होता है एक हेल्दी स्वस्थ लिवर, उसमें होता है लगभग 5% फैट की मात्रा। अगर किसी के लिवर में 5% ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए, उसको बोलते हैं फैटी लिवर प्रॉब्लम। और फैटी लिवर का होना क्या है, द स्टार्टिंग ऑफ लिवर डिजीज। अगर किसी का लिवर फैटी हो रहा है और वो इसको कंट्रोल ना करे तो उससे क्या होगा, फैट डिपोजिशन लिवर में बढ़ता रहेगा, और उससे होगा लिवर सिरोसिस। और लिवर सिरोसिस को आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो बढ़ता रहेगा, और उससे क्या होगा, उससे हो सकता है हेपेटाइटिस। तो फैटी लिवर होना है स्टार्टिंग ऑफ लिवर प्रॉब्लम। अगर आप उसको स्टार्ट में कंट्रोल कर देंगे तो आपका लिवर रहेगा हेल्दी, अगर कंट्रोल नहीं किया तो होगा लिवर सिरोसिस, और अल्टीमेटली हो जाएगा हेपेटाइटिस। सो दिस इज ऑल अबाउट लिवर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर किसी के लिवर फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि उसको आप कंट्रोल करें, तो उसके लिए सबसे पहले आप रेकमेंड करेंगे लिवर हेल्थ जूस, कीवा लिवर हेल्थ जूस आप रेकमेंड कीजिए। उसके अलावा आप रेकमेंड करेंगे मिल्क थिसल ड्रॉप लिवर केयर कैप्सूल, और आप दे सकते हैं यकृत केयर सिरप। अगर आप ये रेकमेंड करेंगे तो लिवर को मिलेगा शानदार सपोर्ट। उसके अलावा अगर बजट है तो आप दे सकते हैं डीटॉक्सी प्लस टैबलेट। तो अगर आप इनको रेकमेंड करेंगे तो हमारा जो लिवर का हेल्थ है वो बेहतर होगा, लिवर सेल का रीजनरेशन होगा, और लिवर का जो फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, वो रहेंगे बिल्कुल नॉर्मल, हमारा हेल्थ होगा बिल्कुल शानदार। सो दिस इज ऑल अबाउट लिवर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लास्ट रिपोर्ट के बारे में, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा किडनी फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड हमें बताएगा कि हमारी किडनी का हेल्थ कैसा हो सकता है। और सबसे पहले अगर बात करें हम किडनी का, तो किडनी क्या करती है, किडनी है हमारे एक फिल्टरिंग एजेंट, यानी हमारे ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी गंदगी होती है, उसको ये साफ करने में हेल्प करती है, और करती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट, यानी हमारे खून के अंदर जो भी गंदगी होगी उसको ये साफ करेगा, और खून के अंदर जो भी होंगे न्यूट्रिएंट उनको करेगा री एब्सॉर्ब। और आमतौर पे अगर एक हेल्दी किडनी है तो वो 1 मिनट में लगभग आधा कप ब्लड को फिल्टर कर देती है। ये है हमारी किडनी का काम। आप इमेजिन कीजिए 1 मिनट में आधा कप खून को करती है फिल्टर, और वो भी करती है लगातार
24 घंटे। तो अगर हम अपनी किडनी की केयर नहीं करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो हो सकती है बहुत सारे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अगर बात करें रिपोर्ट्स का, तो यहाँ पे जो पहला हमें रिपोर्ट मिलता है वो मिलता है डिटर्मिनेशन ऑफ लाइसोजाइम एक्टिविटी। डिटर्मिनेशन ऑफ लाइसोजाइम एक्टिविटी यानी हमारे बॉडी के अंदर लाइसोजाइम की एक्टिविटी कैसी है। अगर बात करें, अगर वो आता है नेगेटिव, मींस दैट इज ओके, दैट इज हेल्दी। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन ऑफ लाइसोजाइम एक्टिविटी आता है पॉजिटिव, अगर ये यहाँ पे आ जाए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि हमारी किडनी में हो सकता है इन्फेक्शन। अगर लाइसोजाइम एक्टिविटी आता है पॉजिटिव, दैट इंडिकेट कि हो सकता है हमारी किडनी में इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर बात करें लाइसोजाइम का, तो ये क्या है? ये है एक एंटी माइक्रोबियल एंजाइम। एंटी माइक्रोबियल एंजाइम जो क्या करता है, जो भी माइक्रोब या जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुसे या किडनी में घुसे हैं, उनको ये खत्म करने में हेल्प करता है। और ये होता है एक पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, जो बढ़ जाता है अगर हो किसी को इन्फेक्शन। अभी क्या करता है? इट कॉज लाइसोजाइम एक्टिविटी, मतलब द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल को ये तोड़ने का काम करता है और तोड़ के मार देता है बैक्टीरिया को, जिससे क्या होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर ये आता है पॉजिटिव, दैट इंडिकेट कि हमें किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा जो रिपोर्ट आता है वो आता है यूरिन प्रोटीन, यानी ये रिपोर्ट बताता है कि हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी हो सकती है। और अगर ये आता है पॉजिटिव, मींस हमारी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। क्योंकि जैसे हमने बात किया थी कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ वेस्ट को बाहर निकालता है, जो होते हैं न्यूट्रिएंट, वो उनको ये करता है रीएब्सॉर्ब। लेकिन अगर हमारे यूरिन में प्रोटीन ज्यादा बाहर निकल रहा है, मतलब किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और उसमें हो सकता है, किडनी में हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम, या किडनी में हो सकता है कोई भी इन्फेक्शन। क्यों? अगर बात करें यूरिन प्रोटीन का, तो आमतौर पे यूरिन प्रोटीन, जो यूरिन में प्रोटीन निकलता है वो होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन होता है सबसे स्मॉल प्रोटीन जो निकल जाता है हमारी बॉडी से बाहर अगर हो किडनी में इन्फेक्शन। तो अगर किसी का यूरिन प्रोटीन आता है पॉजिटिव, मतलब उसकी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, फिल्ट्रेशन इज नॉट प्रॉपर, और हो सकता है किडनी में कोई भी प्रॉब्लम या इन्फेक्शन। तीसरा जो रिपोर्ट मिलता है हमें वो मिलता है यूरिया नाइट्रोजन। और अगेन अगर बात करें, अगर आपको याद हो तो बात किया था लिवर के अंदर, फंक्शन ऑफ लिवर क्या है कि लिवर जो भी हम लेते हैं प्रोटीन, उसको कन्वर्ट करता है इन यूरिया। तो अगर हमारे यूरिन के अंदर यूरिया नाइट्रोजन पॉजिटिव आएगा, मतलब वो मात्रा ज्यादा आएगी, उसकी मात्रा बड़ी आएगी, वो इंडिकेट करेगा कि हमारा लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो एक फंक्शन तो है किडनी का, लेकिन अगर हमारे यूरिन या नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, मतलब किडनी के साथ साथ हमें लिवर प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर आता है यूरिया नाइट्रोजन पॉजिटिव। और चौथा जो टेस्ट आता है यहाँ पे वो आता है यूरिक एसिड, और ये बहुत सिंपल है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा तो उससे बनेगा यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि अगर हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सही है तो उससे बनता है अमीनो एसिड। लेकिन अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो प्रोटीन टूटेगा और उससे बनेगा प्यूरिन और पायरिडीन। और ये प्यूरिन और पायरिडीन क्या करेंगे? ये बनाते हैं यूरिक एसिड को। उससे क्या होता है? इसका बनता है क्रिस्टल, मतलब दाने बनते हैं चीनी की तरह, और वो हमारे स्मॉल जॉइंट्स में जाते हैं और वहां पे जाके कॉज करते हैं स्वेलिंग और जॉइंट पेन। उसके अलावा जब बढ़ जाता है यूरिक एसिड तो उससे क्या होता है? किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो प्रभावित होता है, और किडनी के जो एज है, जो उसके किनारे हैं, उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उनमें आएगा प्रॉब्लम अगर होगा यूरिक एसिड का बढ़ जाना। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है मतलब हमारी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। उसके अलावा किडनी में हो सकता है और ज्यादा नुकसान अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया। और लास्ट जो रिपोर्ट यहाँ पे आता है वो है यूरोबिलिनो
जन, और ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जो बताता है अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर किडनी एज वेल एज लिवर। ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो सिर्फ किडनी नहीं, जो बताता है कि किडनी के अलावा हमारा लिवर भी कैसा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें यूरोबिलिनोजन का, तो ये एक ऐसा पैरामीटर होता है कि जैसा हमने बात भी किया था कि किडनी जो होती है वो क्या करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। उसके साथ साथ अगर बात करें लिवर का, तो लिवर का जो प्रोसेस वो क्या होता है, लिवर भी करता है डिटॉक्सिफिकेशन। और अगर बात करें हम अपनी बॉडी का, तो हमारी बॉडी में होती है रेड ब्लड सेल जो होती पाई जाती है हमारे ब्लड के अंदर। और रेड ब्लड सेल जो होती है वो क्या होता है, हर 90 से लेके 105 दिन में आरबीसीज टूट जाती है, पुरानी आरबीसीज डेड हो जाती है और नई आरबीसीज बन जाती है। तो आरबीसीज के टूटने से बनता है एक बाई प्रोडक्ट जो होता है बिलरुबिन, और बिलरुबिन से बनता है यूरोबिलिनोजन। तो कनेक्शन कहां पे है, आरबीसीज का हेल्थ क्या होता है, आरबीसी हर 90 से 105 दिन में टूट जाती है, और आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है बिलरुबिन, और बिलरुबिन से बनता है यूरोबिलिनोजन। तो अगर किसी का यूरोबिलिनोजन का जो मात्रा है वो कम आता है, वो अगर कम है मतलब हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन जो ब्रेकडाउन है वो कम हो रहा है, इसका मतलब हमारा लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अगर ये आता है डाउन, ये आता है कम, मतलब लिवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन अगर ये आता है ज्यादा, ये हो जाए पॉजिटिव, तो इंडिकेट करता है कि हमारे जो आरबीसीज हैं उनका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, और हमें हो सकता है ब्लड इन्फेक्शन। तो दो केसेस हैं। पहला केस, अगर यूरोबिलिनोजन की मात्रा कम है, अगर ये कम है तो उससे क्या होगा, उससे ये इंडिकेट करेगा कि हमारा लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अगर ये आए पॉजिटिव, इंडिकेट करेगा कि हमारे जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, उनका हेल्थ सही नहीं है और हो सकता है हमें ब्लड में इन्फेक्शन। उसके अलावा अगर यूरोबिलिनोजन का जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आता है, तो इंडिकेट करता है कि हमें हो सकता है लिवर सिरोसिस या जॉन्डिस का प्रॉब्लम। तो ये एक्चुअली टेस्ट है बेसिकली हमारे लिवर का, जो बताता है अबाउट द हेल्थ ऑफ अवर लिवर एंड हेल्थ ऑफ रेड ब्लड सेल। अगर इसका मात्रा कम है उससे क्या होगा, हमारा लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अगर मात्रा ज्यादा है तो हो सकता है आरबीसीज में इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन। और अगर मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आता है, मतलब हो सकता है लिवर सिरोसिस या प्रॉब्लम ऑफ हेपेटाइटिस। और अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, किडनी में प्रॉब्लम आता है, किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी में पेशाब करते समय जलन होता है, स्वेलिंग आती है, दिक्कत होता है, टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाते, उसके लिए आप रेकमेंड करेंगे कीवा केडी केयर टैबलेट। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है कीवा केडी केयर टैबलेट। उसके साथ में आप दीजिए कीवा रक्त शोधक सिरप, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी हर्ब्स होती है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। उसके अलावा वो कंट्रोल करती है द लेवल ऑफ क्रिएटिनाइन एंड लेवल ऑफ यूरिक एसिड, लेवल ऑफ यूरिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका किडनी हेल्दी काम करे तो उसके लिए कॉम्बिनेशन है केडी केयर टैबलेट साथ में रक्त शोधक सिरप। और अगर बजट है और अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं एलोवेरा जूस, या आप दे सकते हैं साथ में उनको नोनी जूस, ताकि उनको किडनी का मिले बेहतर प्रोसेस, बेहतर फिल्ट्रेशन। लेकिन बेस्ट कहें तो वो है केडी केयर टैबलेट और रक्त शोधक सिरप। अगर आप देते हैं तो आपकी किडनी होगी बिल्कुल हेल्दी, उसका फंक्शन बढ़ेगा और आपका स्वास्थ्य रहेगा बिल्कुल शानदार। तो ये है हमारा आज का डे 2 और